हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस चैनल पे हम लोग देखेंगे न्यू टॉपिक है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी सेल के अंदर और बाहर सेल के मेम्ब्रेन के द्वारा किस तरह मटेरियल का एक्सचेंज होता है इनसाइड और आउटसाइड, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। सेल में बहुत सारा लाइफ एक्टिविटी होते रहता है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते रहता है, जैसे न्यूट्रिशन लेना या CO2 O2 को एक्सचेंज करना, O2 को लेना, CO2 को बाहर निकालना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। तो सेल के अंदर में बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है, इसको जो एक्सचेंज करता है मटेरियल का, वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन करता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसी के बारे में हम लोग आज डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन सेल के अंदर में या सेल के बाहर में मेनली दो तरीके से होता है। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी प्रकार का कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होता है, इसमें कैरियर प्रोटीन भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और ये काफी स्लो प्रोसेस होता है। जबकि एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है एनर्जी का, फास्ट प्रोसेस होता है और उसमें कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जैसे बताया हम कि ना इसमें एनर्जी का खर्च होता है, ना इसमें कैरियर प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये काफी स्लो प्रोसेस होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मेनली हम लोग दो तरह से चीज देखेंगे। एक देखेंगे डिफ्यूजन और एक देखेंगे हम लोग ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स या आयन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी कोई चीज अगर हाई है, ज्यादा अमाउंट में है, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, और दूसरी तरफ कम अमाउंट है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग वो अपना मूवमेंट करता है हाई से लो की ओर डिफ्यूजन में। सपोज करो कि एक गिलास में अगर हम पानी लें, एक गिलास में पानी लें और उसमें एक इंक अगर इसमें एक बूंद अगर डालें तो वो पूरे गिलास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये एक डिस्ट्रीब्यूट क्यों हुआ? क्योंकि दूसरी जगह नहीं था और जहां पे डाले वहां कंसंट्रेशन का हाई था और वहां से वो मूव किया लोअर की तरफ, जहां नहीं है उधर की तरफ। ये क्या हुआ? ये आपका डिफ्यूजन हुआ। अगर कोई इत्र लगाता है, कोई सेंट लगाता है या परफ्यूम अगर लगाता है और उसकी अगर गंध या स्मेल अगर किसी दूर तक आदमी को पहुंच जाता है या पहुंचता है तो वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या चीज है? ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे डिफ्यूजन के बारे में। यहाँ पे जो डिफ्यूजन, जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का, बहुत सारा गैस का, O2 का, CO2 का, वेस्ट प्रोडक्ट का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। कितना तरह का मैकेनिज्म होता है? तो मेनली दो तरह होता है। एक होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो यूज ऑफ एनर्जी, किसी प्रकार का इसमें एनर्जी का खर्च नहीं होता है, यूज नहीं होता है, एटीपी इन्वॉल्वमेंट, एटीपी का एनर्जी का यूज नहीं होता है और ये काफी स्लो प्रोसेस है। अच्छा, पैसिव ट्रांसपोर्ट इट इज स्लो प्रोसेस, डज नॉट रिक्वायर कैरियर प्रोटीन। जो कैरियर प्रोटीन कहा रहता है, ये कैरियर प्रोटीन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहता है। ये कैरियर प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहता है। जब एक्टिव प्रोसेस करना रहता है along the या इनवर्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन लो से हाई की तरफ मटेरियल को हमको अगर पुट अप करना है, डालना है, तो वहां पे कैरियर नॉट रिक्वायर कैरियर प्रोटीन, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स along their own concentration gradient। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई चीज हाई है और हाई से मान लो यहाँ पे एक कंटेनर है और ये एक मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे अगर 10% ग्लूकोज है और यहाँ पे 5% ग्लूकोज है और 2 लीटर वाटर है,
और इधर भी 2 लीटर वाटर है, तो इसमें क्या होगा, ये 5% है, ये 10% है। फ्री ऑफ मॉलिक्यूल्स किधर हुआ, इधर हुआ, ये इधर से किधर जाएगा, इधर हुआ, यानी हाई से ये लो किया जाएगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये क्या हो जाएगा, कहलाएगा डिफ्यूजन कहलाएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अच्छा, इसमें क्या होगा, सिर्फ जो मॉलिक्यूल्स छोटा है, जिसका साइज काफी छोटा है, जैसे वाटर हो गया, गैस हो गया, आयन हो गया, ये सब जो है क्रॉस करेगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बड़े मॉलिक्यूल्स जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, लिपिड है या फिर आपका सॉलिड पार्टिकल्स है, वो मूव नहीं करेगा। क्या है, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वाटर, गैसेस, आयंस etc अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये क्लियर हो गया कि डिफ्यूजन क्या चीज है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और इसमें सॉल्वेंट या आयंस ये हाई कंसंट्रेशन से, यानी अधिक सांद्रता वाले अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर इसका फ्लो होता है, बहाव होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। अच्छा, इसमें जो टाइप्स ऑफ जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, दो प्रकार का है। इसमें एक डिफ्यूजन है, एक ऑस्मोसिस है। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन और रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपका इसको बोलेंगे हम लोग डिफ्यूजन। अच्छा, आप देखोगे सेल किसी लिविंग, खास करके ये डिफ्यूजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट है, या हम लोग में भी देखोगे आपका कि हम लोग जो किसी चीज को जब खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उसका डाइजेशन जो है होने के बाद वो एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो ब्लड में जाता है। ब्लड से फिर जो है जाता है कहाँ, सेल के अंदर में। सेल के अंदर में फिर उसको रिस्पायरेशन होता है, वो जलता है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन होता है, और वो एटीपी और CO2 का प्रोडक्शन करता है। और एक तो आपका CO2, जैसे ये लंग्स है, ये आपका लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स छोटे छोटे एल्वियोलाई से मिलकर बना है। इसमें छोटे छोटे एल्वियोलाई होता है, छोटा छोटा कंपार्टमेंट होता है, जिसको हम लोग एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। और ये एल्वियोलाई सिंगल मेम्ब्रेन का होता है, और उस मेम्ब्रेन का नाम है स्क्वामस एपिथेलियम। क्या नाम है इसका, स्क्वामस एपिथेलियम। काफी पतला थीन होता है एपिथेलियम, ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम। इसमें क्या होता है, इसमें CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। लंग्स के जो ये ट्रेकिया के थ्रू जो एयर जाता है, इसमें आपका O2 अधिक रहता है और CO2 का ये मान लो लंग्स है। लंग्स में जो एयर आएगा पास होके, जो हम लोग ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड लंग्स। लंग्स और इन्वायरमेंट के बीच में CO2 और O2 का आदान प्रदान को एक्सचेंज हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। अब देखो, ब्रीथिंग में जब ब्रीथ करते हैं हम लोग, जब लेते हैं तो क्या आएगा इसमें, ये आएगा O2। अब यहाँ आ गया O2, और इसमें भी CO2 भी रहेगा, लेकिन CO2 का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, काफी कम रहेगा। O2 का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, अधिक रहेगा। अब यहाँ आ गया, ये O2 आ गया, O2 इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। और मान लो कि ये आपका इस लेयर में स्क्वामस एपिथेलियम है, ये स्क्वामस एपिथेलियम यहाँ पे है। अब यहाँ पे, अब जो इसमें जो ब्लड है, इस ब्लड में यहाँ पे क्या हो गया, CO2 का कंसंट्रेशन अधिक है, O2 का कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक्सचेंज होगा अकॉर्डिंग टू अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ऑक्सीजन का अधिक होगा, CO2 का कम होगा। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, इसमें एल्वियोलाई में जो रक्त है, जो ब्लड है, उसमें पार्शियल प्रेशर CO2 का अधिक होगा, O2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा, यानी O2 का कंसंट्रेशन कम होगा। किसमें, जो ब्लड यूजेज ब्लड जो एल्वियोलाई में मौजूद है उसमें, और CO2 का कंसंट्रेशन उसमें अधिक होगा। तब क्या करेगा, यहाँ पे ये O2 बाबू क्या करेगा, ये इसमें जाएगा अकॉर्डिंग द अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे क्या है, अधिक है,
और यहाँ क्या है, कम है, O2 चला गया इसमें, ठीक है, और CO2 चला आएगा इसमें, ये एक्सचेंज हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हो गया, यहाँ पे ये क्या कौन प्रोसेस चलाएगा, डिफ्यूजन। अब यहाँ इसमें देखो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा अगर लेते हैं हम लोग, अमीबा लेते हैं, तो अमीबा का किसी तरह का भी शेप बना दो, ये अमीबा हो गया, ठीक है। अब अमीबा में चूंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप है नहीं, तो इस सेल के अंदर में लाइफ एक्टिविटी होता है, एनर्जी को ये आपका न्यूट्रिएंट्स लेता है, उसको यूटिलाइज करता है, फिर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना रहता है, और O2 और CO2 को भी ये लेन देन करता है। मान लो ये एनवायरनमेंट है, ये वाटर है, यहाँ पे ये सब में क्या है आपका वाटर है, ये H2O है, कहाँ ये ठीक है, वाटर है, यहाँ अमीबा है। अब अमीबा में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, ये जो यूज किया मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी हुआ, ये CO2 का कंसंट्रेशन इसमें क्या हो गया, अधिक हो गया, और इसमें O2 का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। ये अब यहाँ पे बाहर में देखो तो बाहर में आपका CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम है, और O2 का कंसंट्रेशन क्या हुआ, ज्यादा है। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये जो है ये O2 अधिक, O2 इधर कम, ये इधर आएगा ऐसे और ये जाएगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो रहा है अमीबा और वाटर के बीच में, और ये जो एक्सचेंजिंग है वाटर और अमीबा के बीच में, तो इसको बोलते हैं, ये किस प्रोसेस हुआ, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या चीज है, तो डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस अपने आप होने वाला प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें कोई भी थिंग्स, कोई भी सब्सटेंस अपने अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर इसका फ्लो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। चलो अब हम लोग देखते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ जो ट्रांसफर या मूवमेंट होता है सॉल्वेंट पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट पार्टिकल नहीं होता है इसमें देखिए ऑस्मोसिस क्या है कि ऑस्मोसिस दैट प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल्स only not solute with the help of kinetic energy through semi permeable membrane। यानी इसमें जो ऑस्मोसिस में क्या होगा कि वैसा कोई भी प्रोसेस या वैसा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हो या वाटर मॉलिक्यूल्स हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, और किसके द्वारा होगा, अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा होगा। अब देखते हैं कि इसमें इस केस में ऑस्मोसिस में डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट कैसे होगा, तो इन दो रेफरेंस हैं, इन रेफरेंस टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इन रेफरेंस टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इन रेफरेंस टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में देखते हैं कि हाई कंसंट्रेशन अलोंग टू लो कंसंट्रेशन, यानी अगर हाई कंसंट्रेशन कब बोलेंगे, जब वाटर मॉलिक्यूल्स अधिक होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे दो कंटेनर है, एक कंटेनर में सॉल्यूशन ए है, दूसरा में बी है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अगर हम इसमें 10 ग्राम अगर हम शुगर लें या ग्लूकोज ले लेते हैं C6H12O6, और इसमें हम क्या करते हैं कि 20 ग्राम हम जो है C6H12O6 ले लेते हैं, यानी ग्लूकोज ले लेते हैं, और इसमें आपका 2 लीटर वाटर है, इधर भी आपका 2 लीटर क्या है, इसमें देखो इसमें कितना है, 2 लीटर H2O, इधर भी हम लेते हैं 2 लीटर H2O, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, ठीक है, 10 ग्राम ग्लूकोज है, इसमें 20 ग्राम ग्लूकोज है, 2 लीटर है, वाटर का क्वांटिटी कितना है, दोनों तरफ सेम है, लेकिन ग्लूकोज में क्या है डिफरेंस है, इधर 10 ग्राम है, इधर 20 ग्राम है। अब कंसंट्रेशन किधर हाई हो गया, इधर इस साइड में क्या हो गया, कंसंट्रेशन इस साइड में किसका हाई हो गया। तो कंसंट्रेशन जब हाई हो गया तो वाटर का फ्री मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो फ्री है, यानी इसके कंपैरिजन में वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री किधर होगा, तो इस साइड में अधिक फ्री होगा।
यानी H2O जो है इधर क्या होगा, फ्री क्या होगा, अधिक होगा, और H2O जो है फ्री इधर क्या होगा, लेस होगा। तो जब इधर फ्री हाई होगा और इधर कम होगा तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किधर होगा, हाई से लो की ओर। गोया कि ये हुआ कि फ्री एनर्जी किधर, सॉल्यूशन ए की तरफ अधिक हुआ, ज्यादा हुआ, और सॉल्यूशन बी की तरफ कम हुआ और लेस हुआ। इसलिए मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किधर से होगा, सॉल्यूशन ए से सॉल्यूशन बी की ओर। किसके द्वारा होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स सिर्फ होता है, कभी भी सॉल्यूट नहीं होगा, और किस with the help of kinetic energy through the semi permeable membrane। तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन अराउंड टू लो कंसंट्रेशन होगा, गोया कि हाई फ्री मॉलिक्यूल्स होगा, लेस फ्री मॉलिक्यूल्स की तरफ होगा फ्लो। अच्छा, इन रेफरेंस टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर देखें, यहाँ भी वही होगा कि हाई लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, इधर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। तो अब देखो यहाँ पे ये वाटर कितना है, 2 लीटर है, शुगर कितना है, 10 ग्राम है, वाटर कितना है, 1 लीटर है, और शुगर कितना है, 20 ग्राम है। तो कंसंट्रेशन किधर हो गया, कंसंट्रेशन तो इधर हो गया, कंसंट्रेशन किधर हो गया, हाई हो गया, और इधर कंसंट्रेशन क्या हो गया आपका, लो हो गया। तो फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर किधर होगा, अगर इसको A मान लें, इसको B मान लें, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ A में अधिक होगा, इसलिए वाटर का मूवमेंट क्या होगा आपका, A से B की होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। ये हाइपो हो गया, ये हाइपर हो गया, ये हाइपोटोनिक, ये हाइपरटोनिक। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में देखते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस कितना प्रकार का होगा, एक होगा हाइपोटोनिक, दूसरा होगा हाइपरटोनिक, और तीसरा होगा आइसोटोनिक। ये जो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक जो यहाँ ऑस्मोसिस को हम लोग जो प्रकार जो टाइप्स पढ़ रहे हैं, असल में ये रेफरेंस वर्ड है। अगर ये हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जैसे शरबत ले लें हम लोग, शरबत का अगर उसमें कम अगर चीनी हो, शुगर हो, तो बोलते हैं नहीं ये शरबत फीका हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग में एक स्टैंडर्ड जो है, एक शरबत का जो मीठापन है, जो शुगर का जो क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड बैठा हुआ है, उससे हम लोग उसका कंपैरिजन करते हैं, ये शरबत कैसा है, मीठा है या फीका है। तो यहाँ पे जो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है, ये रिलेटिव वर्ड है। ये किसके रिलेटिव में हम लोग बात करेंगे, तो सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म सेल शेप है, जो सेल शेप यानी सेल है, ये जो सेल है, सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म है, इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, प्रोटीन है, फैट ड्रॉपलेट है, या आपका सोडियम पोटेशियम जो भी चीज है, इसको हम लोग सेल शेप बोलते हैं। तो उसी के रिलेटिव में यहाँ वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब हो गया वैसा सॉल्यूशन जो सेल शेप से इसमें कंसंट्रेशन कम हो, यानी वैसा सॉल्यूशन जिसमें सेल का जो शेप है, जो इसमें न्यूट्रिएंट्स है, इसका जो कंसंट्रेशन है इसमें अधिक है, इसमें क्या है, कम है। तो इसके रिलेटिव में ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया, सेल शेप के रिलेटिव में। यानी ये जो सेल शेप है, ये जो सेल शेप है, इसके रिलेटिव में ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक। और अगर इसमें कंसंट्रेशन, अगर वैसा सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन, इसमें क्या था, कंसंट्रेशन इसमें क्या था, कम था, और इसमें क्या है, हाई है, तो ये हो जाएगा हाइपरटोनिक। इसमें क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक। तो इसी को हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में ये 3 टाइप्स का हम लोग देखते हैं, हाइपोटोनिक। और अब देखो यहाँ पे मान लो कि ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में हम एक सेल को रखते हैं, ये सेल को रख दिए हम, ठीक। अब ये सेल है, ये सेल है,
सेल, और ये क्या हो गया, सेल सेफ। अच्छा, इसमें जो सॉल्यूशन है, ये अगर मान लो कि आपका ये है हाइपोटोनिक, ये हम लोग देख रहे हैं हाइपोटोनिक। तो अब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा कि सेल सेफ का जो कंसंट्रेशन है, और ये सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब हो गया कि इसमें जो कंसंट्रेशन है, इसमें क्या है, ये कंसंट्रेशन इसमें लो है, और इसका कंसंट्रेशन क्या है, इसमें हाई है। तब देखो, अब इधर लो इधर हाई, तब क्या होगा, फ्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किधर अधिक होगा, इसमें अधिक होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन इसका कम है और इसका कंसंट्रेशन अधिक है, इसमें फ्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम होगा, इसलिए वाटर जो मूव करेगा ये इससे इसमें इन करेगा, यानी क्या होगा, ये होगा आपका वाटर इन सेल सेफ फ्रॉम सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन से इसमें वाटर इन करेगा, तो सेल का रिजल्ट क्या हो जाएगा, तब रिजल्ट किसका हो जाएगा, रिजल्ट जो होगा, ये सेल जो होगा ये स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा, ये सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है, यानी सेल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हाइपोटोनिक क्या हो गया सॉल्यूशन, ये हाइपोटोनिक। अब देखते हैं हाइपरटोनिक, ये बी नंबर हम लेते हैं, ये ए नंबर हो गया। अब देखते हैं हाइपरटोनिक, तो हाइपरटोनिक में क्या होगा कि फिर हम लोग क्या लेते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं, और उस सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, आपका एक सेल लेते हैं, ये सेल है, ये आपका सेल हो गया, और ये हो गया सेल सेफ, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें जो कंसंट्रेशन होगा, इसमें ये कैसा सॉल्यूशन है, ये आपका है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये कैसा है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या होगा, इसका अधिक होगा, और यहाँ पे सेल का कंसंट्रेशन क्या होगा, इसके रिलेटिव में कम होगा, क्योंकि रिलेटिव वर्ड है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स या इसमें जो सॉल्यूट है या जो भी चीज है, इसमें क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन अधिक होगा, इसमें कम होगा। तब यहाँ पे क्या होगा कि वाटर जो है ये निकल के किस में आएगा, सॉल्यूशन में आएगा, ठीक है, यानी ये वाटर निकल रहा है यहाँ पे H2, तब क्या हो जाएगा, ये वाटर रिमूविंग जब होगा, सेल सेफ से वाटर निकल के किस में आएगा, इसमें आएगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, सेल जो है श्रिंक कर जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सेल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उसमें क्या होता है, स्वेल्स होता, फुल रहा, इसमें क्या होगा, छोटा हो जाएगा। इस केस में क्या होगा कि ये इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, इसमें अधिक है, इसलिए वाटर क्या होगा, सेल सेप से ही निकल के किसमें आएगा, आपका सॉल्यूशन में आएगा, इसलिए अल्टीमेटली जब वाटर निकल जाएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जब छोटा साइज हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगा। तो इस कंडीशन को इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, इसमें जो और क्या, इसमें जो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हुआ, ये सेल से पानी सेल में गया, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडो ऑस्मोसिस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल सेफ से वाटर निकल रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्जो ऑस्मोसिस, यानी जब सेल सेफ से वाटर निकल के सॉल्यूशन में आए, जब सेल से पानी सेल के अंदर जब क्या कर रहा है, पानी इन कर रहा है सेल सेप में सॉल्यूशन से, तो इसको बोलेंगे इंडो ऑस्मोसिस।
और इसको जब सेल से पानी निकल के इसमें सॉल्यूशन में आए इसको बोलेंगे एक्जोऑस्मोसिस। इंडो का मतलब होता है अंदर, किसी सेल के अंदर में इन करना, एक्जो का मतलब होता है सेल से बाहर निकलना। इसलिए यहाँ चूंकि ये ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है, ये मूवमेंट ऑफ सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स हो रहा है, इसलिए बोलेंगे इंडो ऑस्मोसिस, इसको बोलेंगे एक्जोऑस्मोसिस। अब एक बच रहा है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आइसोटोनिक जो ऑस्मोसिस है, ये आइसोटोनिक जो है ऑस्मोसिस का ये टाइप जो आइसोटोनिक में आपका सेल शेप और सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा, इक्वल होगा, दोनों में कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जिस तरह के आई ड्रॉप जितना होता है आंख में ड्रॉप डालने वाला, वो आइसोटोनिक टू आई होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। वो आई में जो सेल में जो कंसंट्रेशन होता है वही उस जो लिक्विड बाहर से डालते हैं वही उसका कंसंट्रेशन होता है, इसलिए वो आइसोटोनिक होता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल शेप यानी से आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के शेप के अंदर में आपका जो कंसंट्रेशन है और यहाँ जो कंसंट्रेशन है दोनों इक्वल होगा सॉल्यूशन का, और इसमें नेट मूवमेंट एक्सचेंज होगा। वाटर इधर से निकल के इधर आएगा, इधर से इधर होगा, एक्सचेंज होगा, लेकिन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। यानी नेट मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा, और सेल का जो साइज होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये इसमें किसी प्रकार का ना सेल स्वेल करेगा ना सिंक करेगा। तो ये हम लोग आज देख लिए यहाँ पे, फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे हम लोग पढ़े क्या, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग देख लिए। उसमें ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल जो होता है जो वो दो प्रकार से होता है, क्योंकि से अक्सर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये होता क्या चीज है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत सा सॉल्यूट या सॉल्वेंट एक्रॉस करता है, कुछ करता है किसी की सहायता से कैरियर प्रोटीन के द्वारा, कुछ करता है अपना अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसमें दो प्रकार का होता है, अगर एनर्जी खर्च करता है तो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगर एनर्जी का खर्च नहीं करता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग दो चीज देखे, दो टाइप का देखे, एक डिफ्यूजन देखे, एक ऑस्मोसिस देखे, और अभी हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी देखेंगे, और फिर अभी देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलो, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है हम लोग पहले देख लिए थे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता था कि जो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, वो जस्ट अपोजिट में उसका वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता था। जैसे बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है या आयंस है जिसमें कि आपका प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट होता था, उसमें काफी फास्ट प्रोसेस होता था, उसमें एनर्जी का खर्च होता था, वो एक्टिव प्रोसेस में हम लोग देखे थे। अब कुछ ऐसा मटेरियल है या सॉल्यूट है या आपका फूड है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाता है, जैसे लिपिड ड्रॉपलेट्स है, आपका लिपिड ड्रॉपलेट्स और आपका सॉलिड फूड पार्टिकल, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फ्लो नहीं होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। इसके लिए एक स्पेशल केस है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आपका ना डिफ्यूजन होता है, ना ऑस्मोसिस होता है, ना ये सब होता है। तो इसमें से हम लोग जो है बल्क ट्रांसपोर्ट, एक स्पेशल प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स देखते हैं, जिसको हम लोग बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसमें जो इन्वॉल्व है, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लार्ज का मतलब साइज इसका बड़ा होगा, जैसे क्या होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे लिपिड ड्रॉपलेट्स एंड सॉलिड फूड पार्टिकल्स होगा। इसमें दो प्रोसेस इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो, असल में ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अक्सर ये होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू दो प्रोसेस से जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूड पार्टिकल, सॉलिड फूड पार्टिकल या लिक्विड फूड पार्टिकल को जब इनटेक लेना रहता है या वेस्ट प्रोडक्ट को जब बाहर निकालना रहता है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन रोल रहता है। जब उसी फूड पार्टिकल को देखता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनविलेट, अंदर की ओर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है। जैसे यहाँ पे देखो कि दिस इंक्लूड्स इंडोसाइटोसिस और एक्जो। इंडो का मतलब अंदर, साइटोसिस का मतलब सेल, सेल के अंदर सेल के बाहर। अब इंडोसाइटोसिस में दो तरह का चीज है, एक फेगोसाइटोसिस है, एक पिनोसाइटोसिस है। फेगोसाइटोसिस में सॉलिड फूड पार्टिकल है या सेल्स को ईटिंग भी बोलते हैं,
और पिनोसाइटिस में सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। इसमें कोई लिक्विड मटेरियल को सेल के अंदर करना रहता है और इसमें कोई सॉलिड फूड पार्टिकल को सेल के अंदर करना रहता है, उसका डाइजेस्ट करना रहता है। इसलिए लिखा है इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल। ये सॉलिड मटेरियल है, यहाँ पे सॉलिड मटेरियल जो है, ये सॉलिड मटेरियल ये यहाँ पे है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये इसको इसके नजदीक आएगा, धीरे धीरे अब कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको ये इन्वेजिनेट करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये इसको चारों तरफ से घेर लेगा, इसको अंदर ले लेगा। अब यहाँ फॉर्मेशन ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर बन गया। अब बाद में फिर ये क्या बन जाता है, फेगोसोम या फूड वैक्यूल बोलते हैं। फूड अंदर चला गया, इसका अंदर में अब डाइजेशन होगा और इसका डाइजेशन के बाद आपका एब्जॉर्प्शन होगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पिनोसाइटोसिस में देखो लिक्विड मटेरियल है, यहाँ पे आपका सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये यहाँ देखा, इसको क्या किया, यहाँ पे इन्वेजिनेट किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको अंदर ले लिया, ये भी पिनोसोम या फूड वैक्यूल कहलाएगा। तो दो तरह से, यानी इंडोसाइटोसिस में वैसा मटेरियल या मैक्रोमोलेक्यूल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ना तो डिफ्यूजन होगा, ना यानी पैसिव प्रोसेस और एक्टिव प्रोसेस जो पढ़ रहे थे हम लोग कैरियर प्रोटीन के द्वारा, उसके थ्रू ये सब चीज अंदर नहीं जाएगा। उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करता है, अंदर की ओर फोल्ड करता है और वो फूड को लेता है। दो प्रोसेस आपका इंडोसाइटोसिस में, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। ये सॉलिड फूड पार्टिकल और लिक्विड इसमें लिक्विड होगा मटेरियल। अब देखो एक्सोसाइटोसिस में सेल से जब आफ्टर द डाइजेशन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट जब बचता है उस फूड, तो उसको बाहर निकालना रहता है मीडियम में। तो यहाँ पे ये एक्सोसाइटोसिस में, एक्सो का मतलब बाहर, साइटोसिस का मतलब सेल से बाहर निकालेगा, इसको हम लोग सेल वोमिटिंग बोलते हैं। तो ये प्रोसेस है। अब ये देखो, ये आफ्टर डाइजेशन ये वेस्ट प्रोडक्ट बचा और ये धीरे धीरे यहाँ सेल मेम्ब्रेन के पास आया, फिर इसको वोमिट किया, सेल के बाहर फेंका और फिर ये अपने पुनः स्ट्रक्चर में ये पहुंच गया। तो इस तरह हम लोग देखते हैं ये स्पेशल जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है ये सेल के अंदर में बाय द प्रोसेस ऑफ इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस हम लोग देख लिए। अब हम लोग फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये सेल को एक फॉर्म, जो है फॉर्म प्रोवाइड करता है, देता है और इट गिव्स फॉर्म टू सेल। अच्छा, इट मेंटेन्स इंडिविजुअली टू द सेल। ये सेल का जो है इंडिविजुअल सेल्फ मेंटेन करता है सारा चीज। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी, किसी प्रकार की ये इंजरी से, धक्का से ये बचाता है आपका सेल मेम्ब्रेन। इट इज सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, और ये सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट फॉर्म ऑर्गेनेली विद इन द साइटोप्लाज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी ऑर्गेनेली है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ऑर्गेनेली का फॉर्मेशन करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब। अच्छा, इट जंक्शन कीप द सेल टुगेदर, ये दो सेल के बीच में ये जंक्शन बनाने का कार्य करता है। और इस प्रकार जो है हम लोग फंक्शन भी देख लिए। लेकिन अब एक स्पेशल एक नोट करके देखते हैं हम लोग, एक स्क्रीनशॉट ले लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया है। ये हालांकि ये सिलेबस में मॉडल नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जैसे ये सेल है और ये सेल का ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसका हम लोग एक मॉडल जो है दिया था, सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट है, और सिंगर निकोलसन ने ये मॉडल प्रस्तुत किया। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। उन्होंने कहा था कि जो है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन का और लिपिड का ये दो लेयर होता है, यानी फॉस्फोलाइपोप्रोटीन यानी फॉस्फोलिपिड के द्वारा ये बना रहता है। इसमें देखोगे कि ये आपका इसमें ये फॉस्फेट है और ये इसमें इसका टेल है, ये फॉस्फेट है, ये टेल है, ये फॉस्फेट, ये टेल, ये फॉस्फेट, ये टेल, ये फॉस्फेट,
आइडिया। अब देखो यहाँ पर ये जो है ये आपका ये एक मॉलिक्यूल्स हो गया, ये एक मॉलिक्यूल्स हो गया और ये एक मॉलिक्यूल, लिपिड का एक मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल्स, दो लेयर हो गया, ये एक लेयर हो गया, एक लेयर हो गया, इसलिए हम लोग बोलते हैं लिपिड का बाय लेयर। यानी ये जो है लिपिड फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, यानी ये फॉस्फो बाय लेयर का ये लिपिड का दो लेयर पे होता है। इसमें देखोगे कि इस ये जो होता है ये फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट, और ये जो होता है आपका जो चेन है ये लिपिड का बना होता है, ये लिपिड का। यहां भी आपका ये हेड है, इसको हेड बोलते हैं, या ये फॉस्फेट है, और ये क्या है आपका, ये भी क्या है, ये लिपिड है। यानी ये फॉस्फेट ये लिपिड, यानी चेन, दो चेन आता है, ये फॉस्फेट, इसको हम लोग हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेड। इसी को फॉस्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और ये जो लिपिड का बना होता है ये इसको हम लोग टेल बोलते हैं। इस जो ये जो लिपिड का जो बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, टेल। और ये किसका अपना रहता है, लिपिड का। अच्छा ठीक है, अब इसमें देखोगा कि कुछ प्रोटीन जो है, ये कुछ प्रोटीन ये ऊपर में रहता है, कुछ प्रोटीन का लेयर जो है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन। ये प्रोटीन एक्सटर्नल प्रोटीन इसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन, या इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अच्छा, कुछ प्रोटीन जो है, कुछ प्रोटीन ये लेटरली शिफ्टेड रहता है पार्शियली, और कुछ प्रोटीन जो है ये यहां से पूरे लिपिड का बाइलर का जो थिकनेस है, पूरे लिपिड के बाइलर थिकनेस में रहता है। इस प्रोटीन में जो, इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं टनल प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको, टनल प्रोटीन। ये क्या करता है, इसमें कैरियर प्रोटीन में ये इसमें कैरियर का काम करता है। कोई भी जो एक्टिव प्रोसेस होता है यहाँ पे मटेरियल को लेता है, ये पुटअप इधर फेंक देता है अंदर की ओर। अब देखो यहाँ पे, तो ये जो है आपका हेड जिसको हम लोग फॉस्फेट बोलते हैं, असल में ये देखो ये बना रहता है, फॉस्फेट है, तो इसको बोलते हैं वाटर, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। ये कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। यानी ये वाटर लविंग होगा, ये वाटर लविंग होगा, और ये भी वाटर लविंग है। लेकिन ये जो टेल है जिसको हम लोग बोलते हैं लिपिड का टेल बोलते हैं, ये होता है आपका वाटर रिपेलिंग, ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है ये क्या, टेल। अब देखो यहाँ, अगर ऐसा नहीं होता, ये लिपिड बायलेयर का जो फॉस्फेट लिपिड, इसमें फॉस्फोलिपिड का जो बायलेयर है ये आपका, अगर ऐसा नहीं होता, तो अगर ये इधर होता और ये भी हेड इधर होता, तब तो ये वाटर इन करता ही नहीं, क्योंकि ये तो वाटर रिपेलिंग है टेल। लेकिन ऐसा नेचर ने बनाया है कि हेड कहाँ है, ऊपर, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दोनों साइड क्या होगा, ऊपर में हेड होगा और बीच में क्या होगा, टेल होगा। और इसी के थ्रू अब ये क्या हो गया, फॉस्फेट का बना है, इसको हम लोग हेड बोलते हैं। ये क्या हो गया, टेल, ये किसका अपना रहता है, लिपिड का। ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये सॉरी हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर रिपेलिंग होता है, ये वाटर लिविंग होता है, वाटर लिविंग। अब कोई चीज अगर ये बाहर है, आउटसाइड है, ये इनसाइड सेल के अंदर में, अब कोई बाहर से अंदर आएगा बाय द डिफ्यूजन, तो सीधा ये जो है क्रॉस करता है यहाँ, ये हो जाएगा डिफ्यूजन, यानी ये डिफ्यूजन प्रोसेस हो गया आपका, डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। अगर ये कैरियर प्रोटीन, ये जो कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट हो गया, वो हो जाएगा एक्टिव प्रोसेस। क्या हो जाएगा, वो एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। यानी एक्टिव प्रोसेस में ये कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें एटीपी खर्च होगा, काफी फास्ट प्रोसेस होगा। और डिफ्यूजन जो है ये स्लो प्रोसेस, ये डिफ्यूजन जो है आपका पैसिव प्रोसेस में आता है, स्लो प्रोसेस है।
फास्ट प्रोसेस नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई एनर्जी खर्च नहीं होता है। ये जो मॉडल प्रस्तुत किया था ये सिंगर एंड निकोलसन ने किया था, ये मॉडल प्रस्तुत और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। इसमें लिपिड का 2 लेयर रहता है, यहाँ ये जो प्रोटीन का एक लेयर सुपरफिशियली होता है, इधर भी प्रोटीन का एक लेयर सुपरफिशियली होगा यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे, और कुछ प्रोटीन जो है यानी लेटरली जो पार्शियली लेटरली शिफ्टेड होगा, यहाँ तक नहीं आएगा, ये पार्शियली लेटरली शिफ्टेड है, और कुछ प्रोटीन पूरे बायलेयर में रहेगा और ये तरल का काम करता है, ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है बाहर से अंदर की ओर। और इसी प्रकार ये मॉडल प्रस्तुत है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो अब ये चैप्टर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ तक जो है इन कर गया। अब इसमें जो बचा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली बच गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।